Hello and welcome to this YouTube channel. Today I want to discuss my strategy for 71st BPSC Mains. As I have cleared 3 BPSC Mains in a row, so मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ बेहतर इस संबंध में गाइड कर पाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 बीपीएससी मेंस जो मैंने दिया था 60-62 से मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने क्लियर किया था, फिर 63rd और 64th मैं दोनों दिया, तीनों बीपीएससी में अपियर हुआ था। 60-62 में मेरी रैंक 280 आई थी और जिसमें मैं आरडीओ और बीडीओ के पोस्ट पर 1 साल के लिए काम किया था। उसके बाद 63rd बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया था सीनियर डिप्टी कलेक्टर में। इसलिए मैंने 64th का जो मेंस था वो क्लियर करने के बाद भी, चूंकि पैरेलली चल रहा था, के बाद भी इंटरव्यू में ना बैठने का फैसला लिया, जिससे कि किसी का सीट जो है, किसी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे वो सीट मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक मार्कशीट आपसे शेयर करूंगा कि किस प्रकार से कुछ सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंट मार्क्स लाए जा सकते हैं और उस मार्क्स के आधार पर आपका जो ओवरऑल रैंक है वो इंप्रूव हो सकता है। तो पहले मैं ये मार्क्स शेयर करूंगा ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से जो जीएस होती है, जीएस का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले मैं एक एक करके आपसे अपना मार्कशीट शेयर करता हूं और थोड़ा एक ट्रेंड आपको शो करने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से कुछ चीजों में आप कंसिस्टेंटली अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अपने ओवरऑल रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये मैं 60-62 में जो मैंने दिया था, तो इसमें आप देखेंगे कि मार्क्स GS1 और GS2 में, GS1 में अगर उस हिसाब से देखें तो और मार्क्स स्कोर किया जा सकता था, बट GS2 में वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स था। कुछ मार्क्स हमें लगता है कि कुछ टॉपर के और मार्क्स ज्यादा होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा मार्क्स था। तो ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे 178 प्लस 198 आपका 376 होता है। तो 376 आउट ऑफ 600 इज वेरी गुड मार्क्स। अगर आप ट्रेंड देखेंगे किसी भी मार्कशीट को तो ये एक अच्छे मार्क्स में माना जाएगा। लेकिन मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और उस वर्ष जो है 60 से 62 में मेरा नंबर बहुत कम आया था ऑप्शनल में। उस समय ऑप्शनल जो है आपका 300 मार्क्स का होता था, जिसके कारण कि मेरा ओवरऑल जो रिटन मार्क्स था वो 539 रह गया और कुछ मार्क्स इंटरव्यू में भी कम रह गए, जिसके कारण जो है मेरा ओवरऑल रैंक इसमें था 280, जिससे मैं आरडीओ या जिसको आप बीडीओ कहते हैं उस पोस्ट में सेलेक्ट हुआ था। फिर उसके कुछ दिन बाद जो है 63rd का मैंने दिया। 63rd में भी आप देखेंगे तो जो उसमें मेरी जो कमी थी 60 से 62 में 178, उसको मैंने इंप्रूव करके यहाँ 192 स्कोर किया था। कहने का मतलब है कि GS1 में आप कंसिस्टेंटली जो है बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसमें मैथ्स का जो वेटेज होता है 36 मार्क्स का रहता है, तो उस आधार पे आप 36 इंटू 3 मार्क्स का होता है, जिसके आधार पे आप इजिली जो है अपना ओवरऑल स्कोर GS1 में इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि GS2 में, जैसा कि GS2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 198 मार्क्स था, सेकंड में कुछ मार्क्स कम हो गया था। हालांकि ये भी देखा जाता है कि ट्रेंड भी थोड़ा फॉलो होता है कि किसी वर्ष जो है GS1 में काफी अच्छा मार्क्स ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो किसी साल जो है GS2 में आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है थोड़ा मार्क्स कम हो गया था। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो इस बार भी मेरा जो मार्क्स था 355 था, जो कि उस साल के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। और जो एक उस समय का जो ज्योग्राफी का एक ट्रेंड था कि उस साल मार्क्स थोड़ा मार्किंग अच्छे हुए थे, तो इसमें मेरा भी थोड़ा मार्क्स ठीक था, तो जिसके कारण रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स आए और इंटरव्यू में भी एवरेज आप कह सकते हैं 105 का होता है, एवरेज से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो इसके कारण मेरी रैंक ओवरऑल इंप्रूव होकर 13th हो गई। मीन्स अगर आप कंसिस्टेंटली जीएस में अगर मार्क्स ला रहे हैं, और अब तो आपको ऑप्शनल का उस तरह का है भी नहीं कि किसी ऑप्शनल में एक वर्ष ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या दूसरे वर्ष मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो चीज भी समाप्त हो गई। अब एसे है, तो एसे में आप जो है अगर कंसिस्टेंट है, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो जीएस की तैयारी से ही आपकी एसे की तैयारी हो जाती है, तो काफी अच्छा आप मार्क्स उसमें ला सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट अटेम्प्ट मैंने जो दिया था उसमें चूंकि मेरा पहले से ही सिलेक्शन हो चुका था, तो मैंने जो है फिर इंटरव्यू में नहीं बैठा। हालांकि मेरा ओवरऑल जो कट रिटर्न मार्क्स था वो 520 था और आपका जो सिलेक्शन यूआर कैटेगरी के लिए उस साल हुआ था 535 पे हुआ था।
इट मीन्स ओनली 15 मार्क्स भी अगर इंटरव्यू में मेरे आ जाते तो सिलेक्शन हो जाता, बट मैंने ये डिसाइड किया कि अगर जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल चुका है तो फिर इसमें बैठने का कोई सही बात नहीं है। अब हम लोग एक स्ट्रेटजी पे आते हैं कि क्या मैंने कंसिस्टेंटली किया था, क्या चीज मुझे हेल्प किया जिसके कारण जो है मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मेरा सिलेक्शन जो है दोनों वर्ष हुआ और तीसरे वर्ष भी सिलेक्शन इजीली हो ही जाता, बट मैं इंटरव्यू में बैठा नहीं। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो इसके सिलेबस को, तो अब जो चेंज हो गए हैं पिछले 1-2 साल से कि निबंध जो है वो आपको 300 मार्क्स के आ गए हैं, और जो आपका वैकल्पिक विषय है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट मात्र 100 का होता है और इसका जो है गणना जो है इसमें नहीं किया जाता है। मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपको न्यूनतम प्राप्तांक जो है प्राप्त करना रहता है, कट ऑफ मार्क्स इसका जो है क्रॉस करना रहता है, दैट्स इनफ, उससे ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। तो अब जो रैंक डिसाइड होगा ये समान हिंदी का भी सिर्फ आपका जो है उसमें रहता है, उससे भी आपका गणना नहीं किया जाता है, ओनली 30% लाना होता है। समान हिंदी बेसिक रहता है, आप लोग सिलेबस देखे होंगे। तो अब हम लोग स्ट्रेटजी में आ जाते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए इसमें GS1 के लिए, GS2 के लिए और निबंध के लिए। इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे डिटेल में, फिर कभी हम लोग एक एक करके उसमें देखेंगे, लेकिन अभी मैं GS1 और GS2 का कुछ सिलेबस दिखाते हुए आपसे कुछ एक ट्रेंड आपको दिखाना चाहता हूं, किस चीज पे फोकस करना और कितना क्लियर है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग GS1 में आ जाते हैं। GS1 को इसने 3 पार्ट में यहाँ पे बांटा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और स्टैटिक्स एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो ये 3 इसके पॉइंट्स हैं। अब तीनों में देखेंगे तो सबसे पहला जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, उसको डिटेल में यहाँ पे GS1 का इसने डिटेल में दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार फ्रॉम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। मीन्स 1850 से ये स्टार्ट करने बोल रहा है। The modern history of Bihar will include questions on the introduction and expansion of Western education, including technical education. तो एक आपका introduction expansion of Western education सब टॉपिक हो गया। It will also have questions of Bihar's role in the freedom struggle of India. Question will relate to the Santhal uprising, 1857 in Bihar, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। मीन्स यहाँ पे आपको जो 5-6 टॉपिक मिले, इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से जो है कवर करना रहता है, उसको उस अच्छे से पॉइंट वाइज एंड पैराग्राफ जो भी आपको पसंद है उस आपको अपने आंसर नोटबुक में लिखना रहता है, उसका जम के प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा जो है इसमें आर्ट एंड कल्चर पॉइंट में देखें सेक्शन में, तो ए नॉलेज ऑफ चीफ फीचर्स ऑफ मॉरियन एंड पाल आर्ट एंड पटना कलम पेंटिंग विल बी एक्सेप्टेड। मतलब 3 आपको आर्ट पढ़ना है, मॉरियन, पाल और पटना कलम। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन गांधी, टैगोर एंड नेहरू। 3 इसमें महापुरुष के नाम है, गांधी, टैगोर एंड नेहरू। बस इसके जो हैं आपके थॉट्स हैं और या उनके संबंध में जो भी है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होता है। तो सिर्फ आप इतना सेक्शन अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है वहां बनाने का, उसमें तो कुछ क्वेश्चंस कम ही बनाने होते हैं, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। और एक और ट्रेंड आप देखेंगे कि जिस वर्ष आपका गांधी से रिलेटेड पूछता है तो नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट वो नहीं पूछता है। तो आप एक तो यूं ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा है शेष 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, लेकिन बाकी चीज प्रिपेयर करना है। अगर टैगोर पूछ चुका है लास्ट ईयर, तो जैसे अभी 71st BPSC की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 70th जो BPSC है उसमें देख सकते हैं जो पूछा है उसका छोड़ के बाकी 2 अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको भी करना है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको दूसरे पे करना है। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टैटिक्स पोर्शन है, मैथ्स है, उसको जो है आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पे लेंदी रहता है क्वेश्चन, समय कम रहेगा तो आपको अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करना होगा। पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि उसी तरह से जिस तरह से पार्ट 1 जो कि काफी स्टैटिक है, काफी प्रिडिक्टेबल है, पार्ट 2 थोड़ा डायनेमिक है। वहां पे आपको थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स है उसमें ज्यादा वेटेज देना होगा। उसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड तीसरा जो है द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस। तो इसमें तीनों का एक तरह से डायनेमिक है।
डायनेमिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जो करंट अफेयर्स आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको ये आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। तो इसको एक बार फिर डिटेल से भी देख लेते हैं। जैसे इन द इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। जैसे कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपा होता है, तो जो लास्ट पार्ट होगा वो बिहार से कनेक्ट करके पूछता है। तो इसमें पॉलिटी में बिहार कॉन्टेक्स्ट को जरूर कवर कर लेंगे। इसमें सिर्फ यूपीएससी का जो एक ट्रेंड से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उससे पूरा क्वेश्चन आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें बिहार का जो पॉइंट है, बिहार का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी जरूर देख लेंगे। उसी तरह से इसमें है कि इंडियन ज्योग्राफी एंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्वेश्चंस विल बी पुट ऑन प्लानिंग इन इंडिया एंड द फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो बिहार का कॉन्टेक्स्ट किसी में नहीं छोड़ेंगे, वो ज्योग्राफी का पार्ट हो, पॉलिटी का पार्ट हो, उसको अच्छे से कवर करना ही करना है। इन द थर्ड पार्ट रिलेटिंग टू द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी in the development of India, questions will be asked to test the candidates' awareness of the role and impact of science and technology in India. बिहार emphasis will be, फिर से वही चीज है। इसमें जो भी चीजें हैं साइंस एंड टेक में, जो साइंस एंड टेक का अप्लाइड पार्ट है उसको अच्छे से कवर करेंगे और बिहार कॉन्टेक्स्ट में भी उसको जरूर देख लेंगे। इसी चीज को अगर हम लोग अब हिंदी में भी देखें तो सेम चीज है, उसी को मैंने हिंदी में भी दे दिया है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसके लिए भी है, उस चीज को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने का एक सिंपल ये ट्रेंड है कि सबसे पहले आप पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चंस को देखें, उसके जब आप क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा और वो ट्रेंड इस तरह से फॉलो होगा कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इजिली उसको देख पाएंगे। और ये एक ट्रेंड आप पकड़ लेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो है ये पूछा है, तो वो आपको एक आइडिया उससे लग जाएगा और फिर हम लोग इसमें डिटेल से फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।